फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसटीसी सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, उसमें हम पढ़ेंगे कि ई लर्निंग के कौन कौन से मुख्य अवयव होते हैं। अर्थात जब एक ई लर्निंग की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे 5 मुख्य अवयव होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य अवयव होने चाहिए जिन पर हमें विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इससे पहले हमने पढ़ा कि ई लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, ई लर्निंग के क्या क्या गुण हैं, ई लर्निंग के क्या क्या दोष हमें देखने को मिले। आज हम बात करेंगे ई लर्निंग के मुख्य अवयव या हम कह सकते हैं घटक। अब देखिए, ई लर्निंग के कौन कौन से मुख्य अवयव हैं या घटक है जिनका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ई लर्निंग के जो मुख्य घटक है वह कितने हैं? 5 प्रकार के। अर्थात ई लर्निंग के जो मुख्य घटक है वह 5 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं कि जिन 5 बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से 5 घटक हैं? पहला हमारा घटक आता है, वह आता है कि श्रोता या सीखने वाले के स्तर को दृष्टिगत रखना। श्रोता या सीखने वाले के स्तर को दृष्टिगत रखना। अब देखिए, सीखने वाला या श्रोता जो सुन रहा है या फिर जो सीख रहा है ई लर्निंग के माध्यम से, उसके स्तर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप ई लर्निंग के माध्यम से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को जो है शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अब उनका स्तर कैसा है, उनकी मानसिक योग्यता कैसी है, उनका जो आईक्यू लेवल है वह कैसा है, किस प्रकार का है, यह सभी बातें जो है हमें बहुत जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए। अर्थात ई लर्निंग का सबसे पहला अवयव यही आता है कि जो भी छात्र या जो भी विद्यार्थी सीख रहा है वह किस स्तर का है तथा उसे किस स्तर तक हमें सिखाना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, उस सब चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 9वीं या 10वीं के हम बालक की बात करते हैं विज्ञान विषय में, तो कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाना है, किस प्रकार सिखाना है तथा कैसे सिखाना है ई लर्निंग के माध्यम से, वह सब चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, इसी में दूसरा हमारा जो अवयव आता है वह है विषय वस्तु के अनुरूप कोर्स की संरचना व संगठन। विषय वस्तु के अनुरूप कोर्स की संरचना तथा संगठन। अब देखिए, बात की जाए दूसरे अवयव की, तो जो भी विषय वस्तु हम ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसका जो रूप होना चाहिए वह, या उसकी संरचना, उसका संगठन जो होना चाहिए वह विषय वस्तु के अनुरूप ही होना चाहिए। अर्थात जो भी विषय वस्तु को हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें जो भी हम कोर्स लेते हैं उसकी संरचना और उसकी संगठन भी बहुत आवश्यक मानी गई है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट हमारा आता है पेज डिजाइन पर ध्यान। अब देखिए, जब हम विद्यार्थियों को ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षण कराते हैं तो हमें पेज डिजाइन पे भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात जो भी पेज हम डिजाइन ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के सीखने वाले के स्तर के अनुसार होना चाहिए तथा उसकी जो भी कोर्स है उसकी संरचना और संगठन के अनुरूप ही होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट अवयव हमारा आता है कि विषय वस्तु सीखने वाले को व्यस्त रख सके तथा आकर्षित कर सके। विषय वस्तु, फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, विषय वस्तु सीखने वाले को व्यस्त
आकर्षित कर सके, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को वह अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी तब तक विद्यार्थी उसे सीखने में जो है अपनी रुचि नहीं प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी विषय वस्तु आप सिखाने वाले हैं वह विद्यार्थी को जो है पूर्ण रूप से व्यस्त रखे, साथ ही में उसे अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अब पांचवा हमारा अवयव आता है, वह है कि विषय वस्तु उपयोगी हो। अब देखिए, जो भी शिक्षण आप विद्यार्थी को दे रहे हैं, जिस भी विषय वस्तु से आप विद्यार्थी को शिक्षण दे रहे हैं, वह पूर्ण रूप से उपयोगी होनी चाहिए, तभी विद्यार्थी के लिए वह ई लर्निंग जो है सीखने का एक मुख्य साधन बन सकेगा। तो देखिए, हम दोबारा से देखते हैं कि ई लर्निंग के मुख्य अवयव और घटक कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है कि श्रोता या सीखने वाले का स्तर दृष्टिगत रखना चाहिए, अर्थात जो भी विद्यार्थी सीख रहा है या फिर सुन रहा है शिक्षक को, उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ना तो उससे अधिक उच्च लेवल का उसे शिक्षण देना चाहिए, ना ही उससे नीचे स्तर का उसे शिक्षण देना चाहिए, अर्थात वह जिस स्तर पर है उस स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि विषय वस्तु के अनुरूप कोर्स की संरचना तथा संगठन होना चाहिए, यानी कि जो भी विषय वस्तु आप चुन रहे हैं विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, उसकी संरचना और उसका संगठन जो भी है वह उसके कोर्स के अनुसार ही होना चाहिए। तीसरा आता है पेज डिजाइन पर ध्यान। अब देखिए, जब आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो जो पेज के डिजाइन है उस पर ध्यान होना चाहिए, अर्थात जो फॉन्ट्स होते हैं, लिखने का तरीका है, उसके जो साइज है, इन सब पे भी जो है विद्यार्थी के पे ध्यान देना चाहिए। फिर चौथा हमारा अवयव आता है विषय वस्तु सीखने वाले को व्यस्त रख सके तथा आकर्षित कर सके। अब देखिए, जरूरी है कि ई लर्निंग के माध्यम से जब आप पढ़ाते हैं विद्यार्थी को तो वह विषय वस्तु से व्यस्त रखे और अपनी ओर आकर्षित करे। साथ ही लास्ट में हमारा अवयव आता है कि विषय वस्तु उपयोगी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक विषय वस्तु पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं होगी, वह विद्यार्थी को जो भी आप ई लर्निंग के माध्यम से सिखाना चाहते हैं वह उसे पूर्ण रूप से नहीं सीख सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु पूर्ण रूप से उपयोगी हो। तो आपका आज का होमवर्क है, आपका होमवर्क है ई लर्निंग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं तथा उनको स्पष्ट कीजिए। तो यह है आज का आपका गृह कार्य कि ई लर्निंग के प्रमुख घटक कौन कौन से तथा आप उनको स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हो तो मुंह पे मास्क लगाएं,